नमस्कार दोस्तों। तो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी की जो यूएस विजिट है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। आपको भी पता है कि राहुल गांधी जी अभी यूएस विजिट पर गए थे, तो वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो चुका है। तमाम तरीके की कंट्रोवर्सीज, तमाम तरीके के उनके बयान उसको लिया जा रहा है और उसके ऊपर तमाम तरीके की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, जहाँ पर बीजेपी पार्टी कह रही है कि ये मतलब एंटी इंडिया बयान दे के यूएस में दे रहे हैं, और फिर वहाँ पर उसको सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस कह रही है कि नहीं, ये एंटी इंडिया बयान नहीं है बल्कि ये रियलिटी है इंडिया की, जो वो बता रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है। तमाम इस तरीके के लेख है और लोग भी उसमें अपना साइड चूज कर रहे हैं कि हाँ हम इस साइड से या इस साइड से है। खैर उस सब पे नहीं जाते हैं, वो क्या विवाद है क्या चीज़ है वो अलग की बात है। हम जो एक्चुअल विवाद अभी शुरू हुए हैं वो दो शुरू हुए सबसे ज़्यादा, जो सबसे बड़े हैं और इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं। पहला विवाद जो राहुल गांधी जी का एक बयान आया पंजाब के ऊपर, उस बयान का रिप्लाई करते हुए पन्नू ने कह दिया कि देखो इसी वजह से हमारी जो खालिस्तान की डिमांड है वो जायज़ है, और उसके ऊपर फिर कंट्रोवर्सी शुरू हुई। और दूसरी कंट्रोवर्सी शुरू होती है जिसके ऊपर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि राहुल गांधी की फ़ोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं। राहुल गांधी यूएस में जाते हैं और वो वहाँ पर कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन से मिलते हैं। उसी में एक मिनेसोटा से आती हैं कांग्रेस वुमेन इलेक्टेड, जिनका नाम है इल्हान ओमार। ये जो बिल्कुल राइट, एक्सट्रीम राइट पर खड़ी हुई पर्सन है, यही है इल्हान ओमार। अब इल्हान ओमार जो है वो बहुत फेमस है अपने एंटी इंडिया स्टांस के लिए। कुछ भी हो, इंडिया कुछ भी कर रहा हो, इल्हान ओमार हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज या एंटी इंडिया स्टांस ही दिखाती हैं। तो जब राहुल गांधी जी उनसे मुलाकात करते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है। तो अब अगले 10-15 मिनट में मैं आपको समझाने वाला हूं कि इल्हान ओमार कैसे, क्यों एंटी इंडिया है, हम क्यों कह रहे हैं उनको एंटी इंडिया, या ऐसा क्या स्टांस है उनका। तो मैं ऐसे 5 इंस्टेंसेस आपको बताऊंगा जब इल्हान ओमार ने हमेशा एक एंटी इंडिया रुख अपनाया है, तो इसीलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। जैसे सबसे पहला स्टांस है पीओके को लेकर के। अब देखिए होता क्या है कि इल्हान ओमार जो हैं वो साल 2022 में पीओके विजिट करती हैं। हालांकि आपको भी पता होगा कि कोई भी इंटरनेशनल पॉलिटिशियन जिसको थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की भी समझ है, वो समझता है कि जो पीओके का या कश्मीर का पूरा इशू है वो इंडिया और पाकिस्तान, और ये बात बहुत लोग कह चुके हैं कि ये इनके बीच का अपना बायलैटरल मामला है, इसको इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाहिए। जैसे सऊदी गए थे शहबाज शरीफ, सऊदी में वहाँ पर रिक्वेस्ट करने लगे शेख से कि भाई आप इस मामले को उठाइए। उन्होंने कह दिया कि ये पूरा मामला बायलैटरल है। यूएई गए, वहाँ पर रिक्वेस्ट करने लगे। फिर कतर गए, वहाँ रिक्वेस्ट करने लगे। हर जगह से उनको बोला गया कि भाई बायलैटरल मामला है आपका, आप अपने में निपट लो, हमसे कोई लेना देना नहीं है इसका। उसके बाद यूएस, उसके बाद हर जगह, मतलब जहाँ पर भी इस मामले को उठाया जाता है हर जगह से उनको यही मिलता है कि आपका बायलैटरल इशू है, इसको आप अपने लेवल पर सुलझाइए, इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश मत करिए। और इंडिया का भी यही स्टैंस है कि हमारा बायलैटरल इशू है, इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं बोलेगा। ये बात सब लोग समझते हैं, और इसीलिए ना आप देखो कोई भी इंटरनेशनल पॉलिटिशियन जो है वो पीओके पहले तो विजिट करने से ही बचता है। तो यहाँ पर इल्हान ओमार हालांकि पीओके में विजिट करती हैं, और कहा गया कि ये पूरी तरीके से जो विजिट है इसको पाकिस्तान ने फंड किया था, इसलिए वे वहाँ पर गई थी, इसको एक पूरा एक मुद्दा बनाना था उन लोग को। तो वहाँ पर वो जाती हैं और पीओके के बारे में, कश्मीर के बारे में तमाम बयान देती हैं। मतलब वो करने की कोशिश क्या कर रही थी, वो इस पूरे मामले को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रही थी। ये पूरा उनका एक प्रोपोगेंडा पाकिस्तान जो रन करता है थ्रू दी सेलिब्रिटीज़, थ्रू एवरीवन, वो प्रोपोगेंडा एक पूरा रन करने की कोशिश हो रहा था, और उस पूरे मामले को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश इल्हान ओमार कर रही थी, जहां से इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला इंडिया की तरफ से कि भाई आपका क्या लेना देना है पीओके से या कश्मीर से, आप मिनेसोटा से इलेक्ट होकर आती हैं, आप उसकी केयर करिए। और आप असली रहने वाली सोमालिया की हैं, सोमालियन सिविल वॉर के बाद वहाँ से फिर इनकी फैमिली जो है शिफ्ट होकर के यूएस में आ गई थी, तो आप या तो सोमालिया के ऊपर बोलिए, आपका इंडिया से क्या लेना देना, आप क्यों इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो ये पहला स्टांस था। दूसरा स्टांस इनका रहा था जब इन लोगों ने एक हिंदू फोबिक रिजोल्यूशन मूव किया था। तो सेम ईयर में 2022 में ही ओमार और इनकी एक फ्रेंड है राशिदा तलाइब, ये दोनों ने एक रिजोल्यूशन मूव किया। और इस रिजोल्यूशन में बेसिकली क्या था मैं आपको समझा देता हूँ कि इस रिजोल्यूशन में इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इंडिया जो है वो एक मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, और वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को बहुत परसिक्यूट किया जाता है। जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, खास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को काफ़ी परसिक्यूट किया जाता है। इस वजह से एक रिजोल्यूशन मूव करना चाहिए और इंडिया को एक पर्टिकुलर कंसर्न की कंट्री बोलना चाहिए। मतलब कि आप समझ रहे हो ना कि इंडिया को एक हिंदू कंट्री या हिंदू कंसर्न या हिंदू फेवर्ड कंट्री बोलना चाहिए। इस तरीके का वो रिजोल्यूशन मूव करती है। हालांकि वो रिजोल्यूशन का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये एक बहुत ही एंटी इंडिया रिजोल्यूशन था। आप खुद समझिए कि इंडिया की जो सेकुलर इमेज है, जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का हम टैग लेके घूमते हैं, उसको कहीं ना कहीं हार्म करने की कोशिश इल्हान ओमार करने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर। अब आप सोचिए इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो हिंदूस यूएस में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में है, या जो हिंदू अमेरिकन्स हैं उनके खिलाफ एनिमिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी लोगों की। अब सपोज़ कोई एक हिंदू फैमिली है, एक मुस्लिम फैमिली है,
और वो दोनों एकदम आराम से प्यार से रह रहे हैं, उनके बीच में कितनी एनिमिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी इनके इस स्टेप से। तो ऐसी चीज़ें जो इल्हान उमर है वो करती रहती हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, आपको पता है कि फार्म लॉज, तो 3 फार्म लॉज आए थे, उसके खिलाफ फार्मर्स ने इंडिया में प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। फार्मर्स जगह जगह के प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सब ठीक थी, लेकिन इन फार्म लॉज को एक प्रोपोगेंडा की तरह दिखाने की कोशिश की गई कई लोगों द्वारा, कई इंटरनेशनल मीडिया द्वारा इसको एक प्रोपोगेंडा की तरह दिखाने की कोशिश की कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से क्रश कर रही है राइट्स को और तमाम चीज़ों को, बहुत सारे एंगल्स देने की इसको कोशिश की, बदनाम करने की इसको कोशिश करी गई इस पूरे फार्म लॉज को। तो इस पूरा प्रोपोगेंडा रन किया गया और इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ या इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस जो कि इंडियन एग्रीकल्चर का ABCD भी नहीं जानते, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया था। जैसे एक आई डोंट नो सिंगर है या एक्टर है, रिहाना, आई थिंक आप जानते होंगे, वो सिंगर एक्टर मुझे नहीं पता वो क्या है, तो उन्होंने भी इसके ऊपर एक कमेंट किया था अपने फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर में, फार्म लॉस के ऊपर में, जिनको इंडियन एग्रीकल्चर, शायद वो इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में उनको अगर ये भी पूछ लिया जाए कि गेहूँ कौन से महीने में उगता है तो शायद वो भी ना बता पाएँ। तो ये समस्या है। तो उन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट किया था। ठीक उसी कड़ी में इल्हान उमर ने भी लगातार फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर कमेंट किया था। और जो पंजाब में चल रहा था उस समय पे क्या हुआ था, देखो फार्म प्रोटेस्ट तो अपना अलग चल रहा था, उसी समय पर इसी पीरियड के दौरान खालिस्तान की छोटे छोटे कुछ नोटोरियस ग्रुप्स ने मिलकर के खालिस्तान का एक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर दी थी। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत तेज़ी से एक्शन लिया था और उसी कड़ी में आपने देखा कि वो अमृतपाल वाला बाद में केस होता है, वो भागना शुरू करता है, पुलिस स्टेशन पर हमला हो जाता है, पूरा मतलब एक वायलेंस चल रहा था काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट एक्शन ले रही थी, तो उसको लेकर के इन्होंने खालिस्तानी ग्रुप्स के सपोर्ट में ट्वीट किया था और इन्होंने कहा कि जो पंजाब में गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है, जहाँ पर पंजाबी का जो ह्यूमन राइट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है सरकार को और उनके ह्यूमन राइट्स को तेज़ी से क्रश किया जा रहा है और इसके ऊपर इस पूरे मामले को इंटरनेशनलाइज करना चाहिए। तो यहाँ पर खालिस्तानी सपोर्ट भी इल्हान उमर बराबर में करती रहती हैं। तो ये एक बात हुई थी। फार्म प्रोटेस्ट में काफ़ी एक्टिव थी ये, उसको लेकर के भी काफ़ी इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। उसके बाद जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था साल 2019 में, तो उसी साल में क्या हुआ था कि इल्हान उमर फिर पीओके जाती हैं और पीओके में ये मुलाकात करती हैं सुल्तान महमूद चौधरी से। अब सुल्तान महमूद चौधरी कौन है ये व्यक्ति? देखिए, सुल्तान महमूद चौधरी वो व्यक्ति जो एक मतलब सो कॉल्ड पीओके वाला जो पूरा एरिया है उसका सो कॉल्ड प्रेसिडेंट आप समझ लीजिए, तो वो है ये व्यक्ति सुल्तान महमूद चौधरी। हालांकि बहुत सीरियस लेने की इन लोग को ज़रूरत नहीं है। तो ये सुल्तान महमूद चौधरी से जाकर के मुलाकात करती हैं और वहाँ पर जो इंडिया का स्टेप था 370 को एब्रोगेट करने का, उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करती हैं और कहती है कि भाई देखो, कश्मीर का जो राइट था उसको इससे छीना जा रहा है, जो प्रॉमिस किया गया था ओरिजिनली कश्मीर को वो उससे छीना जा रहा है और तमाम ऐसी बातें जो कि कश्मीर को शायद ये जानती भी नहीं होंगी। शायद इन्होंने कभी आर्टिकल 370 खोल के पढ़ा भी नहीं होगा, शायद इनको पता भी नहीं होगा कि प्रॉमिस क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, इनको आर्टिकल 35A क्या है, इनको नहीं पता होगा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या है, सब नहीं पता होगा इनको। लेकिन इन्होंने कमेंट करने के लिए उसमें कर दिया और एंटी इंडिया कमेंट उसमें कर दिया कि इंडिया की जो गवर्नमेंट आई है ये माइनॉरिटीज़ को दबाने के लिए इस तरीके के काम कर रही है। तमाम वही प्रोपोगेंडा जो रन किया जाता है उस तरीके का प्रोपोगेंडा इन्होंने रन करके उसके ऊपर ट्वीट भी लगातार किए और वहाँ पर जा करके इनसे मुलाकात करके कई सारे बयानात भी दिए। ये सब जो काम है ये इल्हान उमर बाकायदे कर रही हैं। उसके बाद अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एंटी इंडिया स्टांस उनका क्या क्या रहा है, तो अब समझ जाओ आप पांचवा क्या होगा कि वो जितने भी एक्यूजेशंस इंडिया के ऊपर लगते हैं उन सारे एक्यूजेशंस में वो उसको सपोर्ट करती हैं। जैसे कनाडा गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर अभी साल 2024 में एक्यूजेशन लगाए कि जो हरदीप सिंह निज्जर था जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट था, उसका मर्डर हो गया। तो कहा गया कि ये हरदीप सिंह निज्जर जो है, कनाडा की गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया की गवर्नमेंट का इसमें हाथ था, इंडिया की जो एजेंसी है रॉ उनका इसमें हाथ था और उन लोगों ने हरदीप सिंह निज्जर को मरवा दिया। तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। फिर यूएस में भी एक कांड हुआ था, यूएस में पन्नू के ऊपर अटैक हुआ था, तो वहाँ पर भी यूएस गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने कहा था कि ये इसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है। उसको सपोर्ट करते हुए इल्हान उमर ने भी कहा कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है नहीं है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और यूएस को इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है कनाडा में, यूएस में, इसको रोकना चाहिए। इस तरीके के कमेंट्स इल्हान उमर करती रहती हैं। इसीलिए जब राहुल गांधी जी जाते हैं और कांग्रेस के खुद के ट्विटर हैंडल से ये फ़ोटो पोस्ट होती है, जहाँ पर यहाँ पर बीच में आपको राहुल गांधी जी दिखाई दे रहे हैं और इल्हान उमर यहाँ पर खड़ी मिल रही हैं और उसके साथ में यहाँ पर आपको सैम पित्रोदा भी दिखेंगे।
जो इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी गए थे और बस वहाँ पर ये भी मौजूद थी तो फ़ोटो खिंचा ली, वो वाला सीन नहीं है। ये सारी प्लान्ड विजिट होती है और बाकायदे कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है और सबके नाम, जिन भी कांग्रेस मैन और वुमेन से वो मिले हैं, सबके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जहाँ पर थर्ड लास्ट नाम कांग्रेस वुमेन इल्हान उमार का है। तो ये प्लान था और राहुल गांधी जी को पता है कि इल्हान उमार से वो मुलाकात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पीछे खड़े होकर नेताजी के साथ माला डालते हुए फोटो खिंचवा लिए धीरे से, वो वाली चीज़ नहीं हुई है। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब ये आपका वोट है कि आप इसको क्रिटिसाइज करते हो या आप इसको सपोर्ट करते हो या प्रेस करते हो या कहते हो इससे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, वहाँ पे गए थे मिल लिए होंगे। तो ये आपके ऊपर है, वो मेरा उसमें कोई भी ओपिनियन अपना नहीं है। यहाँ पर मेरा जिम्मेदारी इतनी थी कि आपको ये समझाया जाए कि कंट्रोवर्सी क्यों हुई है और इल्हान उमार क्यों एंटी इंडिया उनको कहा जाता है और क्या उनका स्टांस है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने आपके लिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बहुत बड़ा ऑफर लॉन्च किया था, जहां पर हम यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में 50% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब ये जो यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस है वो कम होकर के सिर्फ और सिर्फ 24,999 हो गई है। ध्यान रखिएगा कि जो ऑफर है ये सिर्फ आज के लिए वैलिड है, यानी कि 12 सितंबर तक ही वैलिड था। तो ये आज उसका लास्ट दिन है, तो आज ही इस ऑफर को अवेल कर लीजिएगा। इस पूरे बैच में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, प्लस स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी होंगे। उसके साथ साथ में आपका जितने भी मेंस के आंसर्स दिखते हो उसके इवैल्यूएशन भी होंगे। मतलब अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है जहां पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहां पर कवर किया जाएगा। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू and have a nice day.